दिस इज दीपिका मेघवाल। स्वागत है आपका एक बार फिर हिल टुगेदर 2025 के अंदर। तो आज का टॉपिक है हमारा कार्डियो पल्मोनरी रिसक्सिटेशन, जिसे हम शॉर्ट में सीपीआर के नाम से भी जानते हैं। बहुत प्यारा टॉपिक है। हर मेडिको नॉन मेडिको पर्सन को इसके बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो फिर से हम शुरू करेंगे इसको पढ़ने का। पीछे से सबसे पहला वर्ड निकल कर आता है यहाँ पर रिसक्सिटेशन। फर्स्ट वर्ड क्या निकल कर आया हमारे पास में? रिसक्सिटेशन। अगर इनको दो भागों में हम बांटेंगे तो एक वर्ड निकलता है आपका री और दूसरा निकलता है सक्सिटेशन। क्लियर है? री का मतलब क्या होता है? पुनः, है ना, पुनः। और सक्सिटेशन का मतलब क्या होता है? आप इसको जीवन दे रहे हो। ठीक है, एक पर्सन ऐसा जो मरने वाला है और उसको वापस आप पुनर्जीवन करने की कोशिश कर रहे हो, तो इसी को हम क्या कहेंगे? रिसक्सिटेशन। ठीक है, पुनर्जीवन करना है। किन चीजों का पुनर्जीवन करना है? पल्मोनरी और कार्डियो का। पल्मोनरी इज रिलेटेड टू ब्रीथिंग, कार्डियो इज रिलेटेड टू हार्ट। ठीक है, ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर हार्ट और ब्रीथिंग दोनों ही डिफिकल्टी हो रही है, पर्सन का हार्ट भी काम नहीं कर रहा है और पर्सन श्वसन भी पूरी तरीके से नहीं ले पा रहा है, उसी को हम वापस क्या करने वाले हैं? पुनर्जीवन करने वाले हैं। और इसके लिए की जाने वाली प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सीपीआर कहते हैं या फिर कार्डियो पल्मोनरी रिसक्सिटेशन कहते हैं। तो आइए हम बात करते हैं कार्डियो पल्मोनरी रिसक्सिटेशन के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन के इंडिकेशंस क्या क्या होते हैं, यानी ऐसे कौन कौन से व्यक्ति होते हैं, ऐसी कौन कौन सी सिचुएशन होती है जहां पर कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन देने की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट, कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट की सिचुएशन में पेशेंट को सीपीआर देने की आवश्यकता होती है। ऑब्वियसली पेशेंट का हार्ट काम ही नहीं कर रहा है। ठीक है, तो उसी को हम वापस क्या करेंगे? पुनर्जीवन करेंगे। क्लियर है? दूसरा होता है ऐसा व्यक्ति जिसे इलेक्ट्रिक शॉक लगा हो। इलेक्ट्रिक शॉक लगा हो, ऐसा व्यक्ति भी अनकॉन्शियस हो सकता है और इसे सीपीआर की आवश्यकता हो सकती है। नेक्स्ट होता है आपका ड्राउनिंग। पानी में डूबा हुआ व्यक्ति, अगर पानी में डूब चुका है, ऐसा व्यक्ति भी अनकॉन्शियस हो सकता है और उसे भी सीपीआर की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट मैं बात करूंगी कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। क्लियर है? कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। ऐसे व्यक्ति जो कहीं आग लगी है और वहां पर फंस चुके हैं और आग के धुएं की वजह से उस व्यक्ति के अंदर क्या हो रहा है? बेहोशी हो चुकी है, तो ऐसे व्यक्ति को भी सीपीआर की आवश्यकता होगी। या फिर मैं बात करूं एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। किसी भी कारण से एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो चुका है, पेशेंट ब्रीथिंग नहीं कर पा रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में भी क्या होगा? आपको सीपीआर की आवश्यकता पड़ेगी। तो ऐसी कोई भी परिस्थिति जिसमें पर्सन अनकॉन्शियस हो रहा है, पर्सन ब्रीथ नहीं कर पा रहा है या पेशेंट का हार्ट पंप करना बंद हो चुका है, तो उन सभी सिचुएशन में आपको क्या करना होगा? पर्सन को सीपीआर देना पड़ेगा। इज इट क्लियर? आई होप आपको इंडिकेशन समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं असेसमेंट की। अगर हम किसी भी पेशेंट को सीपीआर दे रहे हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें आपको असेस करनी होती है। ठीक है, तो जो जिस व्यक्ति को आपको सीपीआर देना होता है, उस व्यक्ति के अंदर क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले मैं बात करूं, पेशेंट के अंदर एपनिया रहेगा। एपनिया, ए फॉर एब्सेंस। ठीक है, क्या एब्सेंस है यहाँ पर? ब्रीथिंग। क्या एब्सेंस है यहाँ पर? ब्रीथिंग। ठीक है, तो सबसे पहले असेसमेंट के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? व्यक्ति सांस नहीं ले पा रहा है, उसके अंदर एपनिया है। ठीक है, अगर व्यक्ति सांस नहीं ले पा रहा है तो ऑब्वियसली बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी आ जाएगी। ठीक है, तो पेशेंट के अंदर साइनोसिस देखने को मिलेगा, यानी कि व्यक्ति की बॉडी धीरे धीरे किस कलर की हो जाएगी? ब्लूइश। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं व्यक्ति की कैरोटिड पल्स। अगर हम चेक करेंगे तो कैरोटिड पल्स व्यक्ति की क्या होगी? एब्सेंस होगी। कैरोटिड पल्स जो होगी वो भी आपकी क्या होगी? यहाँ पर एब्सेंट होगी। ठीक है, और पेशेंट पूरी तरीके से क्या रहेगा? आपका अनकॉन्शियस।
क्लियर बात है। तो ये कुछ चीज़ें होती है जो पेशेंट के अंदर देखने को मिलती है। व्यक्ति के अंदर एपनिया देखने को मिलेगा, साइनोसिस देखने को मिलेगी। अगर आप उसकी कैरोटिड पल्स चेक करते हैं तो आपको एब्सेंस मिलेगी और पेशेंट पूरी तरीके से क्या रहेगा, अनकॉन्शियस रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सीपीआर के सीक्वेंस की। क्लियर है। अगर हमको किसी पेशेंट को सीपीआर देना है तो उसका सीक्वेंस क्या क्या रहेगा। तो सबसे पहले अगर ऐसा कोई पेशेंट आपको मिलता है, चाहे हॉस्पिटल के अंदर हो चाहे हॉस्पिटल के बाहर हो, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, व्यक्ति का कॉन्शियस लेवल चेक करेंगे। ठीक है, व्यक्ति का कॉन्शियस लेवल चेक करेंगे। जैसे पेशेंट गिरा हुआ मिला है, आपको फटाफट उसके पास जाना है, पेशेंट का कॉन्शियस लेवल चेक करना है। यहाँ पर कॉन्शियस लेवल चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पेशेंट से सवाल करना पड़ेगा। क्लियर है। पेशेंट से आप सवाल करो, आर यू ओके, क्या आप ठीक है। अगर पेशेंट आपको रेस्पॉन्स कर रहा है, इट मीन्स वो क्या है, कॉन्शियस है। क्लियर है। अगर पेशेंट किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहा है, आपके उसको हिलाने के बाद भी वो कोई जवाब नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब है पेशेंट यहाँ पर क्या है, अनकॉन्शियस है। याद रहे, आपको क्लियर कर देना है कि पेशेंट पूरी तरीके से अनकॉन्शियस हो, कॉन्शियस पेशेंट को सीपीआर नहीं देना होता है। क्लियर है। आपने फर्स्ट स्टेप देख लिया, आपको पता चल गया कि पेशेंट यहाँ पर क्या है, अनकॉन्शियस है। क्लियर है। तो दूसरी बात आप क्या करोगे, दूसरा स्टेप आप क्या क्या रहेगा, यहाँ पर आप पेशेंट की पल्स चेक करोगे। और यहाँ पर हम कौन सी पल्स चेक करते हैं, कैरोटिड पल्स। ठीक है। तो सेकेंड स्टेप आप क्या क्या रहेगा कि पेशेंट का कैरोटिड पल्स आपको चेक करना है। आपको पता होना चाहिए कैरोटिड पल्स कहाँ होता है, आपकी नेक रीजन में होता है। और पल्स चेक करने का मेथड क्या होगा, यहाँ पर पल्स चेक करने के लिए आप 2 फिंगर या 3 फिंगर का यूज़ ले सकते हैं, लेकिन आपको अंगूठे का इस्तेमाल कभी भी नहीं करना है। क्लियर है। अंगूठे का इस्तेमाल क्यों नहीं करना है, क्योंकि आपके अंगूठे के अंदर उसकी पर्टिकुलर प्रिंसिपल आर्टरी होती है, तो आर्टरी का भी पल्पिटेशन होगा। और आप पल्स चेक कर रहे हो तो उसके अंदर भी अगर पाल्पेशन है तो मिस पाल्पेशन हो सकता है, मिस आइडेंटिफिकेशन हो सकता है। इसलिए अंगूठे का इस्तेमाल कभी भी आपको पल्स चेक करते समय नहीं करना है। क्लियर है। आपको कैरोटिड पल्स कब तक, कितने समय तक चेक करनी होती है। तो जनरली अगर मैं बात करूँ किसी व्यक्ति की पल्स चेक करने की, तो हम कोई भी पल्स चेक करने के लिए व्यक्ति को 1 मिनट का समय देते हैं, यानी कि 1 मिनट तक आपको पल्स चेक करनी होती है। क्लियर है। लेकिन अगर व्यक्ति की कैरोटिड पल्स आप चेक कर रहे हो, तो कैरोटिड पल्स को वो भी सीपीआर देते समय मिनिमम 5 सेकेंड या मैक्सिमम आप 10 सेकेंड तक कर सकते हो। 10 सेकेंड से ज़्यादा समय आपको कैरोटिड पल्स चेक करने के लिए नहीं करना है। क्लियर है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपके पास में इमरजेंसी पेशेंट आया है, तो आप वहाँ पर 1 मिनट वेस्ट नहीं करेंगे। आप मैक्सिमम 10 सेकेंड ले सकते हैं, लेकिन 10 सेकेंड से ज़्यादा आपको यहाँ पर समय नहीं देना है। क्लियर बात है। तो जैसे आपने 10 सेकेंड तक कैरोटिड पल्स चेक की, आपको कैरोटिड पल्स यहाँ पर एब्सेंस मिली है, तुरंत आपको क्या करना है, सीपीआर स्टार्ट कर देना है। क्लियर है। तो तीसरा स्टेप क्या कर देना है, आपको सीपीआर आपको स्टार्ट कर देना है। इज इट क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, सीपीआर स्टार्ट करना है, लेकिन सीपीआर को क्या, किस प्रकार से स्टार्ट करने हैं। पहले हम एयरवे चेक करेंगे, या पहले ब्रीथिंग देंगे, या फिर पहले चेस्ट कंप्रेशन देंगे। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है CAB फॉर्मूला। क्लियर है। तो आपको CAB फॉर्मूला को ध्यान में रखते हुए ही क्या करना है, सीपीआर देना है। तो पहले हम बात करते हैं सी का मतलब क्या होता है, आपके चेस्ट कंप्रेशन। ठीक है। चेस्ट कंप्रेशन या फिर केवल कंप्रेशन भी हो सकता है, दोनों का मतलब एक ही होता है। क्लियर है। दूसरा है आपका A फॉर एयरवे। ठीक है। एयरवे आपको क्या करना है, क्लियर करना है। ठीक है। नेक्स्ट होता है B फॉर ब्रीथिंग। नेक्स्ट आपको क्या करना है, ब्रीथिंग देनी है। ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, यहाँ पर चेस्ट कंप्रेशन एक बार देने हैं। एटलीस्ट 30 चेस्ट कंप्रेशन देने के बाद ही आपको एयरवे पर जाना है, पहले एयरवे चेक नहीं करना है। ठीक है। अगर हार्ट ही स्टॉप पड़ा है और बाहर से आप एयरवे क्लीन कर रहे हो, तो उसका कोई भी बेनिफिट नहीं होगा जब तक कि आप एक बार चेस्ट कंप्रेशन दे दें। चेस्ट कंप्रेशन से आपका हार्ट एक बार स्टिमुलेट हो जाए, देन उसके बाद आप उसको एयरवे क्लियर कर सकते हो, देन आप उसको ब्रीथिंग दे सकते हो, जो उसके लिए यूजफुल रहेगी। क्लियर है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चेस्ट कंप्रेशन के बारे में।
चेस्ट कंप्रेशन करते समय आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले याद रहे पेशेंट की पोजीशन क्या होनी चाहिए। पेशेंट हमेशा फ्लैट स्पेस पे फ्लैट यानी कि समतल सतह पे लेटा हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बाहर आपको पेशेंट मिला है, कोई पर्सन अनकॉन्शियस हो गया है, नीचे पत्थर पड़े हुए हैं, पत्थर पे वो गिरा हुआ है, तो ऐसा नहीं करना है। आपको उसको बिल्कुल समतल जगह पे लेकर जाना है। ठीक है। अगर कोई भी टाइट कपड़े उसने पहन रखे हैं तो उसके कपड़ों को थोड़ा सा लूज कर देना है। बहुत ज़्यादा भीड़ अगर वहाँ पर है तो आपको क्या कर देना है, भीड़ को हटा देना है। क्लियर है। चीज़ों को थोड़ा सा वेंटिलेटेड करना है, इन्वायरमेंट को वेंटिलेटेड करना है प्रॉपर। क्लियर है। देन आप क्या करेंगे, चेस्ट कंप्रेशन के लिए पेशेंट आपके पास में अवेलेबल है। अब आप क्या करोगे, चेस्ट कंप्रेशन दे रहे हो तो खुद की पोजीशन क्या होनी चाहिए। अगर पेशेंट नीचे लेटा हुआ है तो आपको क्या करना है, घुटनों के बल बैठना है। क्लियर है। अगर बेड पर लेटा हुआ है तो या तो आप बेड के किनारे पर उसको लेकर आ जाओ और खड़े होकर आप सीपीआर दे दो, या फिर अगर बीच में पेशेंट है, वो किनारे पर आप उसको खींच नहीं पा रहे हो, तो फिर आपको अपने एक घुटने को यानी कि अपने जो घुटने हैं उनको आप बेड के सहारे से रखकर और फिर आप सीपीआर दे सकते हो। क्लियर है। सीपीआर देने के लिए सीपीआर की लोकेशन क्या होनी चाहिए और आप आपके हाथ की पोजीशन क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात करूँ अपने हाथ की पोजीशन, तो अपने हाथ की पोजीशन कुछ इस प्रकार होनी चाहिए। क्लियर है। जिसके अंदर आपका डोमिनेंट हैंड जो है वो हमेशा ऊपर रहेगा। क्लियर बात है। यानी कि मैं लेफ्टी हूँ, मेरा लेफ्ट हैंड अगर फंक्शन है तो वो ऊपर की तरफ रहेगा। ठीक है। और जो सपोर्टिव हैंड है वो आपका नीचे रहेगा। नॉन डोमिनेंट हैंड को आपको नीचे रखना है। क्लियर है। क्योंकि जो प्रेशर होता है वो ऊपर वाले हाथ से जनरेट करना होता है। आप अगर राइट हैंडी है तो आपको राइट हैंड ऊपर रखना है, और मैं लेफ्टी हूँ तो मुझे लेफ्ट हैंड को क्या करना है, ऊपर रखना है। डोमिनेंट हैंड आपका हमेशा ऊपर रहेगा। इज इट क्लियर। ठीक है। तो उसके बाद आपको फिंगर को इंटरलॉक करना होता है और ये शेप आपको बनानी होती है। इज इट क्लियर। जब भी आप सीपीआर दे रहे हो याद रहे आपकी जो एल्बो है ये बिल्कुल भी ट्विस्ट नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आपको चेस्ट कंप्रेशन किस लोकेशन पे देने हैं, किस जगह पे देने हैं। तो जब पेशेंट आपके पास में अवेलेबल है तो जो निपल्स होती है चेस्ट पे, निपल्स के जस्ट बीच में, दोनों निपल के बीच में जो आपकी जीफोइड होती है उसके सबसे लोवेस्ट पार्ट पे आपको कंप्रेशन देने होते हैं। इज इट क्लियर। तो लोकेशन आपको पता चल गई, हाथ की पोजीशन क्या होनी चाहिए वो आपको पता चल गई। अब सीपीआर आप देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। याद रहे जब भी आप सीपीआर दे रहे हैं, ठीक है, तो एटलीस्ट आपको 2.5 इंचेस यानी कि 5 सेंटीमीटर तक आपको उसको कंप्रेस करना होता है। क्लियर है। और जब तक वापस रिकॉइल नहीं होता सेकेंड कंप्रेशन आपको नहीं देना है। ऐसा नहीं है कि आपने कंप्रेस कर दिया और आप उसी को बार बार पुश करते जा रहे हो, तो उससे कोई बेनिफिट नहीं है। आपको क्या करना है, एक बार कंप्रेशन करना है, देन हार्ट को पूरी तरीके से रिकॉइल होने देना है। रिकॉइल होगा देन कंप्रेस होगा देन रिकॉइल होगा, तभी तो वो फंक्शन करेगा। आपने एक बार उसको कंप्रेस कर दिया, उसको रिकॉइल ही नहीं होने दे रहे हो, ठीक है, तो हार्ट अपना काम कैसे करेगा। क्लियर है। तो आपको जब भी चेस्ट कंप्रेशन दे रहे हो तो कंप्रेशन फिर पूरी तरीके से रिकॉइलिंग हो देन फिर कंप्रेशन हो, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इज इट क्लियर। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि चेस्ट कंप्रेशन आपको कैसे देने हैं, पेशेंट की पोजीशन क्या होनी चाहिए, आपकी पोजीशन क्या होनी चाहिए, कितना डेप्थ तो होना चाहिए, एटलीस्ट 5 इंचेस आपका, सॉरी 2.5 इंचेस आपका जो है वो डेप्थ होना चाहिए। ठीक है। आपकी पोजीशन कैसे होनी चाहिए, पेशेंट नीचे है तो आपको पोजीशन क्या लेनी है, पेशेंट बेड पे है तो आपको क्या पोजीशन लेनी है। तो आई होप यहाँ तक आपको बात समझ आई होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हैं एयरवे। ठीक है। एयरवे आपको जब तक 30 कंप्रेशन नहीं देते थे तब तक आपको एयरवे पर नहीं जाना है। एक बार आप 30 कंप्रेशन दे दो देन उसके बाद आपको क्या करना है, एयरवे पर जाना है। तो एयरवे के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एयरवे ओपन रखने के लिए सबसे पहले देखो पेशेंट आपके पास अनकॉन्शियस है। ठीक है। तो अनकॉन्शियस पेशेंट जब होता है तो उसकी सारी मसल्स क्या होती है, रिलैक्स होती है। क्लियर है। तो आपकी जो टंग है वो भी मसल है, वो भी क्या होगी, रिलैक्स हो जाएगी। जब वो रिलैक्स हो जाएगी तो वो पर्सन के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करेगी। क्लियर है। जब आपकी टंग आपके साथ कोऑर्डिनेट नहीं करती है तो वो क्या कर जाती है, फोल्ड कर जाती है, पीछे की तरफ मूव कर जाती है। और जब टंग फोल्ड होता है तो उस सिचुएशन में आपका एयरवे क्या हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्टेड हो जाएगा। क्लियर है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फिंगर लाइक आपको आपका जो फिंगर है उसको हुक लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना है। देन फिर आपको जो टंग है उसको सीधा करना है। क्लियर बात है। एक बार टंग सीधा हो जाता है तो उसके बाद अगर आपके पास में गुडल एयरवे, जो भी एयरवे आपके पास में अवेलेबल है उसको आप लगाकर पेशेंट का एयरवे ओपन रख सकते हो। इज इट क्लियर।
तो एयरवे आपको क्या करना है, गुडल एयरवे का इस्तेमाल करके या फिर आपको हुक फिंगर हुक करके आपकी टंग जो है उसको फ्लैट करके एयरवे को ओपन करना है। क्लियर है। इसके बाद बात करते हैं हम ब्रीथिंग की। ब्रीथिंग की अगर मैं बात करूं तो पेशेंट को ब्रीथिंग किस किस प्रकार से दे सकते हैं। एक बार आपने एयरवे ओपन कर दिया है तो अब आप ब्रीथिंग के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। अगर हॉस्पिटल के बाहर कोई पेशेंट है, ठीक है, तो आप माउथ टू माउथ ब्रीथिंग दे सकते हैं, माउथ टू नोज ब्रीथिंग दे सकते हैं, या कोई इमरजेंसी पेशेंट है, इमरजेंसी सिचुएशन में है तो उसको ट्रेक्योस्टोमी अगर लगी है तो माउथ टू ट्रेक्यो आप दे सकते हैं। क्लियर है। या फिर एम्बूबैग के माध्यम से, अगर हॉस्पिटल में एम्बूबैग अवेलेबल होता है, हॉस्पिटल में अगर ऐसी कोई सिचुएशन आई है तो आप एम्बूबैग के माध्यम से भी उसको ब्रीथिंग दे सकते हैं। इज इट क्लियर। तो ब्रीथिंग देते टाइम आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। जब भी आप किसी पर्सन को ब्रीथिंग दे रहे हो, है ना, तो ब्रीथिंग देते टाइम पहले आपको पता होना चाहिए आप कितनी ब्रीथिंग दे रहे हो। तो जब भी एक नॉर्मल पर्सन रेस्पिरेशन करता है तो जब वो वापस एक्सहेल करता है तो एक्सहेल के दौरान हम जब ब्रीथिंग करते हैं तो जितनी भी ऑक्सीजन हम ले रहे हैं वो सारी आपकी बॉडी में काम नहीं आती है। ठीक है। 16% ऑक्सीजन आप वापस ब्रीथ आउट करते टाइम बाहर निकाल देते हैं। क्लियर है। तो जब भी आप किसी पर्सन को माउथ टू माउथ दे रहे हो, है ना, तो आपकी 16% ऑक्सीजन जो होती है वो पर्सन के अंदर डिलीवर होती है। यानी कि सीपीआर के दौरान कितनी परसेंट ऑक्सीजन पेशेंट को प्रोवाइड हो रही है, 16% ऑक्सीजन हो रही है। ठीक है। जब भी आप पर्सन को ऑक्सीजन दे रहे हो, ब्रीथिंग दे रहे हो, तो ब्रीथिंग के टाइम पे आपको असेस करना है कि उसका जो चेस्ट है वो मूवमेंट कर रहा हो। क्लियर है। अगर आप उसको ब्रीथिंग दोगे तो हल्का सा उसका चेस्ट मूवमेंट होगा जिससे आपको पता चलेगा कि पेशेंट को ब्रीथिंग प्रॉपर जा रही है। इज इट क्लियर। तो ब्रीथिंग आपको देनी है और 16% देनी, किस प्रकार से देनी वो मैंने आपको बता दिया। अगर हॉस्पिटल के बाहर है तो माउथ टू माउथ दे सकते हैं, माउथ टू नोज दे सकते हैं, माउथ टू स्टोमा दे सकते हैं, और या फिर आप एम्बूबैग का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इज इट क्लियर। जब भी आप ब्रीथिंग दे रहे हैं आपको स्पेशली ध्यान रखना है किसी पर्सन को ब्रीथिंग देते टाइम उसका जो माउथ है उसको पूरी तरीके से कवर करना है, फिक्स करना है, कहीं से भी एयर लीक नहीं होनी चाहिए। इज इट क्लियर। तो इस बात का आपको स्पेशली ध्यान रखना है। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ कि अगर किसी को हम सीपीआर दे रहे हैं तो आपका कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशो कितना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशो, यानी कि जब आप उसको चेस्ट कंप्रेशन दे रहे हो देन फिर आपको ब्रीथिंग देनी है तो आपको पता होना चाहिए कि कितना आपको चेस्ट कंप्रेशन देना है और कितना आपको ब्रीथिंग देना है। तो एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि चेस्ट कंप्रेशन जनरली 1 मिनट में आपको कितने देने होते हैं, 100 से 120। क्लियर है। इतना फास्ट आपको सीपीआर देना है कि आप लगभग 1 मिनट के अंदर 100 से 120 बार आप चेस्ट को कंप्रेस कर सके। इज इट क्लियर। तो हम बात करते हैं अगर आपके पास एक रेस्क्यूअर है, एक स्टाफ आपके पास अवेलेबल है, यानी आप केवल स्वयं अकेले हैं, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, पहले 30 कंप्रेशन देने, 30 बार चेस्ट को कंप्रेस करो, फिर 2 बार आप माउथ टू माउथ ब्रीथिंग दे दो। इज इट क्लियर। फिर 30 कंप्रेशन, फिर 2 टाइम माउथ टू माउथ, फिर 30 कंप्रेशन, इस प्रकार आपका साइकिल चलता रहेगा। इज इट क्लियर। एडल्ट की बात कर रही हूँ मैं। क्लियर है। अगर एडल्ट में 2 रेस्क्यूअर है, यानी कि चेस्ट कंप्रेशन करने के लिए एक स्टाफ अवेलेबल है और ब्रीथिंग देने के लिए दूसरा स्टाफ अवेलेबल है, तो उस सिचुएशन में भी आपको क्या करना है, 30 कंप्रेशन और 2 ब्रीथिंग आपको यहाँ पर देनी है। इज इट क्लियर। अगर आपके पास में चाइल्ड या इन्फेंट है, क्लियर है, तो अगर आप अकेले हैं तो उस सिचुएशन में सेम रहेगा 30:2, यानी कि 30 चेस्ट कंप्रेशन देने हैं, देन आपको क्या करना है, 2 ब्रीथिंग देनी है। लेकिन अगर आपके पास 2 रेस्क्यूअर अवेलेबल है और बच्चा इन्फेंट या चाइल्ड अपने पास में है तो आप 15 चेस्ट कंप्रेशन देन 2 ब्रीथिंग आप उसको दे सकते हो। तो इसका रेशो बन जाएगा आपका 30:4। आई होप यहाँ तक आपको बात समझ आई होगी। एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ कि जब आपके पास में 2 रेस्क्यूअर होते हैं, 2 रेस्क्यूअर आपके पास में होते हैं, तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि एक पर्सन चेस्ट कंप्रेशन कर रहा है, दूसरा पेशेंट क्या कर रहा है, आपका ब्रीथिंग दे रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, जो चेस्ट कंप्रेशन कर रहा है तो वो तो क्या कर रहा है, बहुत हार्ड वर्क कर रहा है, राइट, और जो ब्रीथिंग कर रहा है वो रिलैक्स पर्सन है, उसको केवल 2 ब्रीथ देनी है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है,